माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का कंटिन्यूअस लेक्चर ले रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो सब्जेक्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये बेसिक पेपर है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये एचडीएलसी टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कर रहे हैं इसको। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हम सिस्टम पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के टर्म में इसको पढ़ेंगे, है ना। बस बाकी और सारी चीज उसके कितने फेजेज होते हैं, फेजेज में किस पार्ट्स में क्या चीज कवर होता है, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा पूरा सेम है। ठीक है, तो इसी एचडीएलसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम सबसे पहले तो एचडीएलसी एक्रोनाइम है किसका, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ये क्यों जरूरी होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जितना भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है सारा यूज करता है। क्यों यूज करता है, तो एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए। ठीक है, आप ऐसे यूं समझिए कि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं या हम कोई भी काम करने से पहले एक रफ एस्टिमेट तैयार करते हैं ना। जैसे घर में कोई फंक्शन है तो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले हम एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं, मतलब उसका सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम ये प्लानिंग करते हैं कि हम कोई इस काम को करने में पर्टिकुलर कितना टाइम लगेगा, कितना बजट हम उसमें लगाएंगे, है ना, ताकि जो हमारा क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे वो फुलफिल हो पाए टाइम के हिसाब से और बजट के हिसाब से। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक बिल्डिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, घर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले बहुत सारा कुछ प्लानिंग करना होगा। ठीक है ना, रफ एस्टिमेशन हम एक्चुअली आपको बता रहे हैं। उसमें प्लानिंग में आपको क्या करना होगा, टाइम कितना लगने वाला है, ठीक है ना, कितना बजट हम उसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, क्वालिटी हम क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, उसके हम लॉजिकल डिजाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक रफ एस्टिमेशन बना लेते हैं और उसके बाद अगर हम एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू करते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये हम कह सकते हैं कि अगर हम एचडीएलसी को फॉलो नहीं करें, रफ एस्टिमेट अगर हम नहीं बनाए, डायरेक्ट हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, तो मान लीजिए कि कोई पार्ट अगर उसमें एरर आ गया, है ना, ये गलती से वो पार्ट गलत बन गया, तो हम फिर उसको अगर डिमोलिश करना चाहें, मतलब उसको सुधारना चाहे, तो हम नहीं सुधार सकते हैं, है ना। सुधार कब सकते हैं, जब उस पार्ट को हम डिमोलिश करेंगे, तोड़ देंगे, हटा देंगे उसको। अगर हम बिल्डिंग डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें तो एक तो टाइम जाएगा आपका, बात समझ रहे हैं ना, एक तो आपका बजट जाएगा। तो अगर हम लॉजिकल डिजाइन उसके पहले तैयार कर लेते हैं, तो अगर कोई भी एरर आएगा, कोई भी चीज अगर गड़बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, लॉजिकली ही करेक्ट कर लेंगे, लॉजिकली सारा कुछ ओके हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनल डेवलपमेंट शुरू करेंगे, है ना, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, विद इन टाइम भी बन जाएगा, विद इन बजट भी बन जाएगा और एक हाई क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट भी डिजाइन हो जाएगा। तो इसी सारे बातों को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो यूज करता है एचडीएलसी को, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं। आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें 6 फेजेज दिए हुए हैं, किसी बुक में 7 फेजेज, किसी में 8 फेजेज, लेकिन कुल मिला के 5 फेजेज ही हैं, जिसको अलग अलग तरीके से वो, है ना, 2 फेज को एक में करके, है ना, या एक फेजेज को 2 पार्ट में करके वो पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए अब बोर्ड पे जो हम लिखे हैं वो भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देते हैं, ताकि जो हम बात बताए हैं वहां से वो चीज रिलेट कर जाए, है ना। अब पढ़ाने के बाद आप फिर क्या कीजिएगा, इसको एक नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर कहीं भी फिर भी कोई दिक्कत किसी पॉइंट में आपको रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, सर इस पॉइंट में ये चीज हमको समझ में नहीं आया, तो उसका हम डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखे हैं, एचडीएलसी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है डिजाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को। अभी हम यही बात कर रहे थे, है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसको यूज करेगा, किसको, एचडीएलसी को। क्यों यूज करेगा, तो डिजाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए, एक ही बात है ना, हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। ठीक, The HDLC aims to produce a high quality software। HDLC के पीछे बेसिक आपका उद्देश्य यही होता है। HDLC के पीछे बेसिक उद्देश्य आपका क्या है, एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। ठीक है,
दैट मीट्स और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जैसा कस्टमर सोच रहा है क्वालिटी का सॉफ्टवेयर, उसी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग HDLC का यूज करते हैं, है ना। और हम दो चीज की बात किए, विद इन टाइम होना चाहिए और कॉस्ट एस्टिमेशन भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपको 2 महीने में बोले और 4 महीना प्रोजेक्ट का आप टाइम लेके जा रहे हैं, है ना। आपका बजट जो है, कस्टमर कुछ और बजट दे रहा है, आप उसको एक्सीड कर दिए, तब तो फिर प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर में 91-92% प्रोजेक्ट फेल हो जाता है बनने से पहले ही, फाइनल होने से पहले ही फेल हो जाता है। अब क्यों फेल होता है उसका बहुत सारा रीजन है, ठीक है। आगे के जब चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप, मेंटेन, रिप्लेस एंड अल्टर और इनहांस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। इसके अंदर में HDLC के अंदर में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका प्लानिंग किस तरीके से होगा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। डिजाइनिंग में भी बहुत सारा डिजाइनिंग बनाते हैं, है ना। उसमें जो बेस्ट अप्रोच है, जो बेस्ट मेथड है, उसको हम लोग पिकअप करते हैं, ठीक है। अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग फ्यूचर में 2-3 साल रन करते हैं तो क्या इसका लिमिटेशन हो सकता है, क्या इसका बाउंड्री हो सकता है, उस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, एक्सेट्रा। सारे चीज़ों के बारे में हम HDLC के जब हम फेज के बारे में बात करते हैं तो ये हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब HDLC के अंदर में टोटल जो फेजेज हैं यहाँ पे हम लिखे हैं, पहला प्लानिंग फेज है ना, दूसरा डिफाइनिंग है, तीसरा डिजाइनिंग, फिर से बिल्डिंग है, टेस्टिंग है और डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। आप इस सारे को नोट कीजिए, हम आपको 1 बाय 1 फिर सारा कुछ डिस्कस करके बता देते हैं। चलिए अब हम फेजेस का जिक्र करते हैं। पहला फेज आपका यहाँ से दिया हुआ है, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 2 ही केस अराइज हो सकता है, ठीक है। पहला केस ये अराइज हो सकता है किसी हम नए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई लिमिटेशन है, कुछ एरर है, तो उसको हम रिमूव करके एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। नया सॉफ्टवेयर कहने का मतलब उसी में हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट को ऐड कर रहे हैं या कुछ पार्ट को हम उसमें से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 ही केस हो सकता है। अब प्लानिंग के अंदर में या रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर में हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी मार्केट में है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे कि वो इनपुट कैसे ले रहा है, उसका डिजाइनिंग क्या, उसमें डिजाइनिंग में क्या फॉल्ट है, क्या आउटपुट है, कितना बजट उसका है ना, कितने क्या प्राइस में वो मार्केट में अवेलेबल है, उसका क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। ये सारे डेटा को सबसे पहले हम रीड करते हैं सर्वे के द्वारा या जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। बात समझ रहे हैं ना। जब इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तब हम अपने प्रोडक्ट का प्लानिंग करेंगे उस सर्वे के बेस पे कि उस सर्वे में ये आपका क्या था, लिमिटेशन था, तो उसको हम इस प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। जैसे अगर उसका बजट ज़्यादा था तो हम कम बजट में क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छे क्वालिटी का हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हम पहले फेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जब भी प्लानिंग की बात होगी तो ये HDLC का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि अगर प्लानिंग ही आप गलत कर लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन क्या, टेस्टिंग वेस्टिंग सब आपका गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है HDLC का। तो इसको कौन करेंगे, इसको करेंगे नोवाइस यूजर तो कर नहीं सकते हैं, जो नए एम्प्लॉय होंगे वो नहीं करेंगे। इसको परफॉर्म किया जाता है प्लानिंग को कंपनी में जो सीनियर लेवल के मैनेजर होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, जो सीनियर स्टाफ्स होते हैं उसके द्वारा इस प्लानिंग पार्ट को डन किया जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टर्म में बात करें तो जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे वो इस प्लानिंग वाले पार्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। चलिए पहले हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, पहला फेज देखते हैं, फिर दूसरे पे चलेंगे। लिखा हुआ इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज इन HDLC। हम आपको पहले ही बताए प्लानिंग है तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये प्लानिंग होगा, क्योंकि प्लानिंग ही अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का गलत हो गया तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होगा और एक क्वालिटी का भी प्रोडक्ट आपका नहीं बन पाएगा। इसके बाद लिखा हुआ इट इज परफॉर्म बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द टीम। हम आपको पहले ही बताए प्लानिंग का पार्ट सीनियर मेंबर जो होंगे, जो सिस्टम एनालिस्ट होंगे, अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में कि सिस्टम एनालिस्ट कौन होते हैं, तब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। या जो प्रोजेक्ट लीडर होंगे वही प्लानिंग वाले पार्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। विथ इनपुट फ्रॉम द कस्टमर, द सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वे
एंड डोमेन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री। अब ये कैसे प्लानिंग का पार्ट करेंगे, अकेले तो करेंगे नहीं, तो मार्केट सर्वे कराएंगे इसके लिए, है ना, कि अगर इससे पहला कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा तो उसकी क्या खामी है। जैसे अभी आप देखिए एग्जांपल ले सकते हैं जियो का, उससे पहले भी तो बहुत सारी कंपनियां थी ना, एयरटेल थी, वोडाफोन थी, आइडिया थी, और भी बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन जियो ने क्या किया, उस सारे डेटा को सबसे पहले रीड किया कि अगर उसका जो कस्टमर है, जैसे एयरटेल है ना, वोडाफोन है या आइडिया है, उसका जो भी कस्टमर है, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना, आइदर इन टर्म्स में रिचार्ज के टर्म में हो सकता है, आइदर इंटरनेट कनेक्शन के टर्म में हो सकता है, या कॉलिंग के टर्म में हो सकता है। जियो ने उस डेटा को सबसे पहले रीड किया, ठीक है, उसका प्लानिंग किया, 5 साल 10 साल ये प्लानिंग चला होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में लॉन्च हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको सबसे पहले प्लानिंग किया, उसके सीनियर मेंबर्स ने प्लानिंग करके उसकी अच्छाई बुराई सब चीज़ का सर्वे किए, कस्टमर के थ्रू भी किए होंगे, मार्केट सर्वे किए होंगे, या सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू किए होंगे, या जो उस फील्ड के डोमेन एक्सपर्ट है उसके द्वारा करवाए होंगे। ये करने के बाद तब जाके वो प्लानिंग पार्ट किए, प्लानिंग जब डन हुआ तब नेक्स्ट स्टेज शुरू हुआ होगा उसका, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जियो आपको एग्जाम्पल में दिए, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लानिंग का मतलब क्या, प्लानिंग का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसका क्वालिटी क्या होगा, बिल्ड क्वालिटी की हम बात करेंगे, डिजाइन क्वालिटी की हम बात करेंगे, उसके हम ऑपरेशन की बात करेंगे, है ना, और भी चीजें हैं बहुत सारी। रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज ऑल्सो डन एट दिस स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा हुआ है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम डेवलप करने वाले हैं उस डेवलपमेंट के दौरान क्या रिस्क फैक्टर होगा। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब जिस इन्वायरमेंट में बना रहे हैं हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट उस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल ही ना हो, बात समझिए ना। हो सकता है कि आप कस्टमर से जितना बजट लिए वो बजट एक्सीड करने का डर है, ये प्रोजेक्ट अगर हम बनाएंगे तो बजट एक्सीड कर जाएगा, विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये सारा रिस्क फैक्टर है, तो ये भी हैंडल किया जाता है प्लानिंग पार्ट के अंदर में, ठीक है। अब सेकेंड आपका जो फेज है ये है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। जब पहला फेज आपका कंप्लीट हो जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या प्लानिंग हम कहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज आपका शुरू होगा जिसमें हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या डॉक्यूमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को एंड गेट देम एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लानिंग वाला पार्ट डन हो जाएगा तो प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, जैसे हर फेज खत्म होगा तो उसका एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होगा, उस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के बेस पे हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होगा, या आपका डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट के अंदर में क्या होगा, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट के अंदर में होगा कितने एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लग सकते हैं बनाने में, ठीक है ना, कितने आपको टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, कितना बजट लग सकता है, कौन कौन सा हार्डवेयर उसमें यूज होना है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होना है ना, ये सारे चीज को एनालाइज करना, है ना, इकट्ठा करना, ये आपका क्या कहलाता है, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट कहलाता है या रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहलाता है। क्लियर, आई थिंक दोनों फेज आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले फेज की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट फेज है आपका डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करते हैं तो हम सिर्फ लॉजिकल डिजाइन की बात करते हैं। लॉजिकल डिजाइन मतलब एक रफ डिजाइन, ठीक है। अब रफ डिजाइन में हम लोग बहुत सारे फिगर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे ग्राफ का यूज करते हैं, जैसे गैंट चार्ट का यूज करते हैं, जैसे पर्ट चार्ट का यूज करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, और भी बहुत सारा डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम है, बार चार्ट है ना, बहुत सारे डायग्राम की हम बात करते हैं। ये लॉजिकल डिजाइन की बात हो रही है, एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है ये लॉजिकल डिजाइन है। लॉजिकल डिजाइन में हम लोग ये पढ़ते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सी लैंग्वेज करने से पहले उसका फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं, जब सी कोड लिखते हैं एक्चुअल कोड लिखने से पहले, है ना। फ्लो चार्ट में क्या बताता है, डायग्राम के हेल्प से बताते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे जाने वाला है, क्या क्या वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट क्या लेना पड़ेगा, प्रोसेसिंग के लिए कोड क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, ठीक है, उसका फ्लो कैसे होगा, हम ये चीज दिखाते हैं। तो वो जो फ्लो चार्ट है आपका वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल डिजाइन कहलाएगा, ठीक है। और जब हम उसको सी के कोडिंग में लिखना स्टार्ट कर देंगे, या जावा के कोडिंग में लिखना स्टार्ट कर देंगे, या डॉटनेट के कोडिंग में लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो आपका नेक्स्ट फेज हो जाएगा, जिसमें हम बिल्डिंग या डेवलपिंग दी प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट हम लिखे हुए हैं, द डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, इसको डीडीएस भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग। द डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन इज रिव्यूड
by all the important stakeholder and based on various parameters as risk assessment, product robustness, design modularity, budget and time constraints, the best design approach is selected for the product. अब ये किसकी बात कर रहा है? ये आपको ये बता रहा है ना, जैसे एक प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो उसको बहुत सारे स्टेक होल्डर में हम लोग बांट देते हैं। आप कहेंगे स्टेक होल्डर क्या है? आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ये प्रोडक्ट डिजाइन करना है, ठीक है, कस्टमर ने हमको ये प्रोडक्ट डिजाइन करने दिया और हम कोई एक कंपनी है, ठीक है, तो हम अगर कंपनी है तो हम उसको बना नहीं रहे, हम इसको क्या करेंगे, हमारे टीम्स के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट लीडर हैं उसको हम क्या करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि ऐसा ऐसा मेरे पास प्रोडक्ट आया है डेवलप होने के लिए, आप में से कौन से आदमी इसको बना सकते हैं। सब आदमी अपना एक SDLC डॉक्यूमेंट डिजाइन करके हमको दीजिए, ठीक है। अब जितने भी प्रोडक्ट लीडर हैं, प्रोजेक्ट लीडर हैं, ठीक है, या आप सिस्टम एनालिस्ट हैं कंपनी के अंदर में, तो वो सारे हमको एक डिटेल डिजाइन बना के देंगे। उसको हम सीनियर मेंबर से रिव्यू कराएंगे कि किसका डिजाइन सबसे बेहतर है और कौन सबसे कम टाइम में दे रहा है, कौन सबसे कम बजट में दे रहा है, किसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है ना। क्वालिटी की हम बात करें तो किसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कौन कम से कम रिस्क फैक्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क फैक्टर को हैंडल कर रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करके और उसका डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। तो वही ये बात कर रहा है आपका डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट। हम आपको पहले ही बताया कि ये एक्चुअल फेज होता है, ठीक है। दिस फेज ऑफ SDLC इज एक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट होगा, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसी पार्ट में डेवलपिंग द प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग लिखते हैं। स्टार्ट्स एंड द प्रोडक्ट इज बिल्ट, बिल्डिंग क्वालिटी यहीं पे होगी। द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड एज पर डिजाइनिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो प्रोग्रामिंग कोड होगा आपको हम पहले ही बताए हैं, इसी फेज में लिखा जाता है। मतलब आप इसको कह सकते हैं, किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो एक फेज कोडिंग भी दिया हुआ है, तो कोडिंग वाला पार्ट आपका यही हो जाएगा, फेज नंबर 4। नेक्स्ट नंबर है टेस्टिंग द प्रोडक्ट। अब टेस्टिंग के अंदर में भी ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो टेस्टिंग एक अलग यूनिट ही होता है। बात समझ गए ना, कि प्रोडक्ट बन रहा है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वो टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी टेस्टिंग को हम लोग यूनिट टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, आपको हम आगे बताएंगे ये चीज़, ठीक है। तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट करते हैं, टेस्ट में अगर कुछ एरर अकर हो रहा है तो उस एरर को हम लोग रिमूव करते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग एक सिंगल प्रोसेस है, टेस्टिंग भी तब तक चलता रहता है, ये टेस्टिंग वाला प्रोसेस, जब तक कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है ना, उस लेवल तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहुंच नहीं जाए। मतलब सारे एरर को हम लोग हैंडल कर देते हैं। बात समझ गए ना। तो टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोड का टेस्टिंग करते हैं, एरर का टेस्टिंग करते हैं, है ना, क्वालिटी का टेस्ट करते हैं कि क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं होगी, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं लो क्वालिटी का तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ये हम सारा कुछ इसमें टेस्ट करते हैं टेस्टिंग फेज के अंदर में। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा सारा पॉइंट, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट फेज है आपका डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं, जब हमारा टेस्टिंग स्टेज या टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो जाता है तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ सेगमेंट, जिसको लिमिटेड सेगमेंट कहा जाता है, वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। लिमिटेड एडिशन, जैसे अगर प्रोडक्ट का 500 पीस हम लॉन्च कर दिए, ठीक है, एक कस्टमर बेस को, और उसको हम, वो भी टेस्टिंग का ही एक फेज है, उसमें कस्टमर क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, जैसा कस्टमर फीडबैक देगा उसके बेस पे जो टारगेट मेरा मार्केट होगा उसमें तब जाके हम प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। मतलब 2 स्टेज में रिलीज करते हैं, है ना। आप देखे भी होंगे बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है, सबसे पहले वो ट्रायल वर्जन में चलता है। जैसे अभी रिलायंस जियो की हम बात करेंगे तो 5G का, या एयरटेल की हम बात करेंगे तो 5G का ये ट्रायल वर्जन चल रहा है, अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक एरिया को चूज करके वहाँ पे 5G नेटवर्क को दिया गया, ठीक है। अगर ये सक्सेस होगा तब जाके पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, डिप्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है ना। मतलब फीडबैक के, कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे तब जाके हम पूरे को, जो भी टारगेटिंग मार्केट है मेरा, उसमें पूरे प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा मेरा, है ना, उसके बाद हम मेंटेनेंस वाला फेज भी करेंगे। मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन जो है वह एक लॉन्ग टर्म फेजेज है, वो आपका जब तक प्रोडक्ट मार्केट में है तब तक वो चलता रहता है। जैसे आप मोबाइल अगर परचेज करते हैं तो देखते हैं उसमें टाइम टू टाइम अपडेट आते रहता
ठीक है, तो अपडेट क्या है, मेंटेनेंस का ही पार्ट है। अपडेट में या तो कुछ चीज़ को, पुराना चीज़ जो एरर है उसको रिमूव किया जाता है, या किसी नए फीचर को उसके साथ एड ऑन कर दिया जाता है। तो अपडेट एंड मेंटेनेंस जो है वो आपका टाइम टू टाइम है ना, वो उस प्रोडक्ट के साथ आता रहता है कि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तब तक अपडेट एंड मेंटेनेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो यही आपका डिप्लॉयमेंट फेजेज है। आई थिंक सारी पॉइंट आपको क्लियर होगी। एक बार बोर्ड पे जो हम पॉइंट लिख दिए हैं आपके लिए, उसको भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए, डिप्लॉयमेंट के अंदर में क्या लिखे हैं, वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड एंड रेडी टू बी डिप्लॉयड इट इज रिलीज फॉर्मली इन द एप्रोप्रिएट मार्केट। जब आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है और मार्केट में रिलीज के लिए रेडी होता है, तो हम क्या करते हैं, द प्रोडक्ट में फर्स्ट बी रिलीज इन अ लिमिटेड सेगमेंट। हम आपको पहले ही बताए, प्रोडक्ट को सबसे पहले लिमिटेड सेगमेंट में कुछ यूनिट उसका मार्केट में रिलीज किया जाता है, एंड टेस्टेड इन द रियल बिजनेस इन्वायरमेंट। और उसको टेस्ट, ये भी हम आपको पहले बताया कि ये एक टेस्टिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसा आपका फीडबैक आएगा, देन बेस्ड ऑन द फीडबैक, जैसा फीडबैक आएगा, द प्रोडक्ट में बी रिलीज एट इट इज और विद द सजेस्टेड इन्हांसमेंट इन द टारगेटिंग मार्केट सेगमेंट। जैसा आपका फीडबैक आएगा, है ना, उस फीडबैक के बेस पे अगर कुछ इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, कुछ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो अपग्रेड करके तब हम जो टारगेटिंग मार्केट होगा उसमें प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड इन द मार्केट इट मेंटेनेंस इज डन फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। जब प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके मेंटेनेंस का भी वर्क हम लोग क्या करेंगे, डन करेंगे। मेंटेनेंस, जैसे आप बिल्डिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार घर बन गया तो बाद में उसको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको चूना करना पड़ेगा, उसमें रंग करना पड़ेगा, प्लास्टर की जरूरत है तो प्लास्टर करना पड़ेगा। ये अपग्रेडेशन मेंटेनेंस आपका चलता रहेगा जब तक कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका SDLC था, NSDLC के फेजेस को हमने आपको बताया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसका एक डिटेल और भी आपको PDF अगर मेरे पास कुछ होगा तो हम आपको वो शेयर कर देंगे, ताकि आपको वो पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।